रिश्वतखोर बहू। ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ? काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या? घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी, आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या। एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं तभी कमरे में, अमू सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियां दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहां डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी के अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपए और माँ जी के लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई।
महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है। मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है। 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए, सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वो क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे 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 अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी, और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूं जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली, फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज, तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है।
जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए, मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहां एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान हैं कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है, उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी, आई मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की झप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं। लड़कों जैसी बेटी। अमित और सुषमा की एक बेटी थी, दिखने में बहुत सुंदर, और उसका नाम था रूपा। उसकी सुंदरता को देखकर ही सुषमा ने उसका नाम रूपा रखा था। लेकिन जैसे ही रूपा 3 साल की हुई और स्कूल जाने के लायक हुई, अमित के दिमाग में न जाने क्या सूझी कि उसने अपनी बेटी को लड़कों की तरह रखना शुरू कर दिया। अमित,
क्यों इसे लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर आए हो? तो क्या हो गया, मेरी बेटी लड़की नहीं लड़कों की तरह बड़ी होगी। लड़कों की तरह रहेगी तो मजबूत बनेगी, लड़कियों की तरह रहेगी तो जिंदगी भर कमजोर रह जाएगी। अच्छा ठीक है, लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वहां तक तो सही है, लेकिन आपने इसे स्कूल की ड्रेस भी लड़कों वाली दिलवाई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी लड़कियों की तरह रहे। सीधी सी बात है, तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आती क्या? अगले दिन शाम के वक्त, अमित आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए ना, तो चलिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए? वो मुझे ना रूपा के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे और उसकी बर्थडे भी आ रही है, तो सोच रही थी एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा देती हूँ। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। अमित और सुषमा एक शोरूम के अंदर पहुंचते हैं। आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये है लड़कों का सेक्शन, यहाँ पर आपको लड़कों के कपड़े मिलेंगे। अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी बेटा नहीं बेटी है। लेकिन इसका हेयर कट और कपड़े देखकर तो मुझे लगा आपका शायद बेटा होगा। बिल्कुल लड़का, आई मीन लड़के जैसा दिख रहा है ना, दिख रही है। जी नहीं, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है रूपा। इसका नाम तो रूप सी होना चाहिए था। चलिए जैसी आपकी मर्जी, वहाँ सामने की तरफ लड़कियों के कपड़े हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी सही कह रही है, ये मेरा बेटा नहीं बेटी है, लेकिन इसके कपड़े हमें लड़कियों वाले सेक्शन से नहीं बल्कि लड़कों वाले सेक्शन से खरीदने हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। बेटा सही कहा आपने, इसका नाम तो मुझे रूप सी रखना चाहिए था। आप फिर से शुरू हो गए। आप समझते क्यों नहीं, ये हमारी बेटी है और जिस तरह से आप इसे रख रहे हैं ना, आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तुम क्यों नहीं समझती? लड़कों की तरह पलेगी बढ़ेगी तो आगे जाकर जो परेशानियां लड़कियों के सामने आती हैं वो इसके सामने नहीं आएगी। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। अब रूपा 10वीं क्लास में आ जाती है। एक दिन स्कूल में, जानती है रूपा, अपने साथ वो जो लड़का पढ़ता है ना, अभिषेक, मुझे बहुत पसंद करता है। अच्छा क्या कहता है तुझसे? मुझसे कह रहा था कि उसको ना मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है, और उस दिन जो मैं रेड कुर्ता पहनकर आई थी ना, मेरे बर्थडे वाले दिन, कह रहा था कि मैं उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझसे तो कोई लड़का इस तरह की बातें करता ही नहीं। कैसे करेगा? तू तो खुद लड़कों जैसी नजर आती है, हमेशा पैंट शर्ट पहनकर घूमती है, और ये तेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे। अरे तुझे देखकर तो पता ही नहीं चलता कि तू असल में लड़की है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, मुझे भी लड़कियों की तरह रहना है, मुझे भी सुंदर दिखना है। तो फिर तुम अपने बाल लंबे कर लो ना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दे। वैसे भी तू ना बड़ी सुंदर है, अगर एक बार लड़की बन गई ना तो कमाल की खूबसूरत लगेगी। रूपा धीरे धीरे खुद को लड़कियों की तरह महसूस करने लगी थी। वो अपने घर लौट कर आती है और अपनी माँ से जाकर बात करती है। मम्मी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है, आपने मेरा ये क्या हाल बना दिया है, मुझे इस तरह लड़कों की तरह रखने की क्या जरूरत है? क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत दिखती हैं, इतने अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, और मैं यूनिफॉर्म भी पहनती हूँ तो लड़कों जैसी। क्यों माँ, क्यों? इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम लड़कों की तरह रहो, और देखो तुम्हें देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा। लेकिन क्यों पापा? अगर मैं बेटी हूँ तो मुझे बेटी ही रहने देते ना। लड़कियाँ गुड़िया से खेलती है, लेकिन आप मुझे गुल्ली डंडा खिलवाते हो। लड़कियाँ लंबे बाल रखती है, आपने मेरे बाल छोटे छोटे कटवा दिए हैं। मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे झूला झूलना पसंद है। आप क्यों नहीं समझते पापा? बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता, अच्छे कपड़े नहीं दिलवाता, बस लड़कियों की जगह लड़कों के कपड़े दिलवाता हूँ, सारी चीजें लड़कों वाली दिलवाता हूँ। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए ना माँ, पापा तो कुछ भी नहीं समझते। मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों की तरह रहने का मन करता है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती हैं कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अगर मेरे बाल लंबे होते, कपड़े लड़कियों की तरह होते, तो कोई लड़का मुझे भी पसंद करता जैसे मेरी सहेलियों को करता है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लड़कियों की तरह बड़ी हो
और इसीलिए मैंने तुम्हें लड़कों की तरह पाला ताकि आगे जाकर ये सारी समस्याएं ना आए। लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया है सब ठीक है और तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अपने पापा की बात सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रूपा अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी माँ का मेकअप अपने चेहरे पर लगाकर देखती है। ये देखकर सुषमा बहुत इमोशनल हो जाती है। इतनी सुंदर बेटी दी है मुझे भगवान ने, लेकिन अमित की जिद के चलते मैं अपनी बेटी को बेटी बनाकर भी नहीं रख सकती। कितने अरमान थे मेरे कि उसके लंबे लंबे बालों में तेल लगाऊंगी, उसकी चोटियां गूंज कर बनाऊंगी, उसके लिए सुंदर फ्रॉक और कुर्ते लेकर आऊंगी। लेकिन अमित अपनी जिद के आगे किसी की चलने ही नहीं देते। पता नहीं कब समझेंगे। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, अरे जानती हो सुषमा, आज किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? बहुत खुश लग रहे हैं आप। मेरा बचपन का दोस्त है दीपक, कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद तो कभी मिलना ही नहीं हुआ। किसी काम से अपने फैमिली के साथ हमारे शहर में आया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें घर पर क्यों नहीं बुला लेते? आज शाम को डिनर पर बुला लीजिए। उनकी फैमिली और हम सब आपस में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं भी तुम्हें यही कहने आया था कि मैं उसे इनवाइट कर चुका हूँ। शाम को अच्छा सा खाना बना लेना, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे। अच्छा, तो उनका बेटा है या बेटी? यह तो मैं भी नहीं जानता। कहा ना, कॉलेज के बाद कभी मिला ही नहीं उससे। और वैसे भी शाम को जब आएगा तब सब कुछ पता चल ही जाएगा। शाम को दीपक अपने बच्चों के साथ अमित के घर आता है। दीपक की बहुत खूबसूरत 2 बेटियां थी, दिया और सोनिया, जो लगभग रूपा की उम्र की ही थी। दीपक की पत्नी शालिनी भी बहुत सुंदर और सुशील औरत थी। सुषमा कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्यारा है। अरे नहीं, बेटा नहीं, बेटी है। बेटी? लेकिन इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये लड़की है। हाँ भाभी जी, देखिए ना, हमारी भी 2 बेटियां हैं, दिया और सोनिया। बहुत प्यारी है जी आपकी बेटियां। मम्मी देखिए ना, दिया और सोनिया ने कितने सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है और इनकी फ्रॉक कितनी अच्छी है। क्या मैं इनकी तरह नहीं रह सकती? तुम अपनी मम्मी से ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? तुम लड़की हो, तुम ऑफ कोर्स इस तरह रह सकती हो। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह लड़कों की तरह बनकर रहने की? नहीं भाई, मैंने इसे शुरू से ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है, एकदम लड़कों की तरह। और जानते हो, मेरी बेटी कमाल का क्रिकेट खेलती है। लेकिन हमें तो उसकी बातों से लगता है कि उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। हाँ भाई साहब, दीपक ठीक कह रहे हैं। आज आप हमारी बेटियों को ही देखिए। मेरी बेटी दिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और सोनिया कबड्डी की चैंपियन है। इतनी कम उम्र में अपने स्कूल की कबड्डी टीम की कैप्टन है वो। लेकिन इन दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने उनके साथ वो सब नहीं किया जो आपने अपनी रूपा के साथ किया है। लेकिन मैंने गलत क्या किया? मैंने अपनी बेटी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, उसे सब कुछ दिया है जो वो चाहती है। ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। आपने अपनी बेटी से बेटी होने का हक छीन लिया। उसके बाद आपने जो कुछ भी दिया वो एक बेटा समझकर दिया। जो प्यार आप उसे बेटा समझकर देते हैं वो बेटी समझकर भी तो दे सकते थे ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारी बात सही है दोस्त, लेकिन उसके अंदर की लड़की को मार कर उसकी इच्छाओं को खत्म करके तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तुम उसे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, बोल्ड बनाना चाहते थे, तो वो लड़की बनकर भी रह सकती थी। जरा पूछो अपनी बेटी से कि वो क्या चाहती है। ठीक है, तुम्हारे सामने ही पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को लड़कियों की तरह रहना, मेकअप करना वगैरह पसंद होगा। यही तो आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की अमित। मैंने भी 2 दिन पहले ही देखा था। हमारी बेटी मेरे मेकअप को चेहरे पर लगाकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अमित। आप चाहे तो हमें हमारी रूपा वापस मिल सकती है। हमें उसे रूप सिंह बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये लोग कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। तुम्हें भी ऐसे ही रहना पसंद है ना? एकदम बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, लड़कों की तरह कपड़े पहनकर, छोटे छोटे बाल रखकर,
सॉरी पापा, आपने कभी इस बात को समझा ही नहीं। मुझे लड़कियों की तरह रहना है। और रही बात बिगड़ने की, लड़कों के साथ घूमने की, तो वो तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकती हूँ ना। लेकिन मैं नहीं करना चाहती। बस मुझे आपकी बेटी बनकर रहना है। स्कूल के सारे लड़के मुझे रूप सिंह कहकर चिढ़ाते हैं। मैं लड़की हूँ, ये बात वो जानते हैं, और इसलिए ना वो मुझे पूरी तरह अपने साथ रखते हैं और ना ही मैं पूरी तरह से अपनी सहेलियों के साथ रह सकती हूँ। क्योंकि जब मैं लड़कियों से बात करती हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि उन्हें मेरे अंदर से लड़कों जैसी फीलिंग आती है, इसलिए मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता। प्लीज पापा, मुझे लड़की ही रहने दीजिए। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी से उसकी बेटी होने का हक नहीं छीनना चाहिए था। अच्छा हुआ दीपक और शालिनी, आप लोगों ने मुझे ये बात समझा दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी बेटियों की तरह कपड़े पहनेगी, लंबे बाल रखेगी और जो उसे अच्छा लगता है वो सब करेगी।